हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। पहले ये ऑनलाइन क्लासेस विद एडी था, अब इसको मैंने टूवर्ड्स गोल चेंज कर दिया है इसको। तो अब ये चैनल का नाम टूवर्ड्स गोल है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। ठीक है, और ये आपको बता दूं मैं, ये शांति शिक्षा एवं सतत विकास का एक यूनिट है एंड ये डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें आपको बेसिकली क्या समझ आया कि आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास करना। इसमें देखिए, सहपाठी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सहपाठी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ शिक्षण बिंदु है, उसको पहले हम ध्यान दे देते हैं कि हम टीचिंग पॉइंट्स क्या है कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम अभिभावक के दायित्व को पढ़ेंगे, देन हम उसके बाद संबंधों हेतु योग्य जीवन कौशल क्या होते हैं, सहपाठी संबंधों से आशय क्या होता है एंड सहपाठी साथी संबंधों की विशेषताएं, सहपाठी साथी संबंधों की भूमिका और स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा। ठीक है, इस पॉइंट्स को हम इसमें पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। हम सभी क्या एक सामाजिक या सोशल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो जो उसका सोशल या सामाजिक जो जीवन स्टार्ट होता है उसके घर से स्टार्ट होता है, उसके माता पिता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी भी सामाजिक संबंध को स्थापित करने के लिए उससे पहले परिवार का क्या दायित्व होता है, परिवार में आपके पेरेंट्स का क्या दायित्व है, आपके अभिभावक का क्या दायित्व होता है आपके प्रति, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो बच्चों के प्रति अभिभावक के कुछ दायित्व होते हैं, या कह सकते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति रखते हैं। मान लीजिए कि सामंजस्य की भावना विकसित करना, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बच्चा क्या सामाजिक जीवन तभी व्यतीत करता अच्छे से व्यतीत कर पाएगा जब उसको परिवार में इस तरह का तरीके का परिवेश या इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, सामंजस्य विकसित करना। सामंजस्य मतलब क्या कि कोऑर्डिनेशन, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके रहने का भावना जो होता है वो हम परिवार से ही सीखते हैं। तो ये आपके पेरेंट्स ही आप में विकसित करते हैं। एंड सुरक्षा की भावना विकसित करना, सुरक्षा की भावना मतलब क्या कि समाज में वो सुरक्षित है, इस तरीके की भावना, वो उसको ऐसा नहीं लगे कि उसके लिए ये लोग अनसेफ हैं, समाज के लोग उसके लिए अनसेफ है, ऐसी उसकी भावना नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा की भावना विकसित करनी चाहिए ताकि वो लोगों से जुड़ सके। ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जो सभी पेरेंट्स की होती है। आत्मसम्मान बढ़ाना, देखिए आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो अपने आत्मसम्मान के लिए वो खड़ा हो, कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना विकसित करना, जो ये सभी पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को सिखाएं कि अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान की भावना विकसित करे, दूसरे के प्रति सम्मान करे, दूसरे की इज्जत करे। एंड देन विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करने योग्य बनाना, चाहे वो कोई भी विषय हो। ऐसा नहीं है कि वो स्टीरियोटाइप या कह सकते हैं रूढ़िवादी नहीं हो, वो सभी विषयों पे अच्छी तरीके से बात करे जो उसको जानना जरूरी है। ठीक है, देन बात करते हैं असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन करना। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की क्या होती है, अगर बच्चा किसी कार्य में असफल होता है, या कह सकते हैं फेल हो जाता है उस कार्य को करने के लिए, तो बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ये तुमसे हो पाएगा। इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो बच्चा डरे नहीं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना कि वो चाहे वो विषम परिस्थिति या कोई भी परिस्थिति हो, उसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा हो, ब्रॉड हो, वो ज़्यादा तरीके से सोच सके, वो पैनिक ना हो, मतलब ये घबरा ना जाए। ऐसे क्षमता का विकास करना भी एक पेरेंट्स या हम कह सकते हैं अभिभावक की जिम्मेदारी होती है।
तो अभिभावक की ज़िम्मेदारी की हमने बात कर ली कि ये अभिभावक की ज़िम्मेदारी होती है। तो जो अभिभावक अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरीके से अगर पूरा करता है तो बच्चे में कुछ कह सकते हैं कुछ विकास होता है, जो कुछ आपसी संबंध का विकास होता है बच्चों में। वो विकास क्या क्या होता है, हम उसको ध्यान देते हैं। पढ़ाई पर ध्यान देना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी कार्य को करने में बच्चा फेल हो जाता है तो उसको मोटिवेट करना। तो पढ़ाई पर ध्यान देना टीचर से ज़्यादा पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर लगाए। देन माता पिता एवं परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करना, उसका जो होता है ये उसका विकास हो जाता है। मतलब अगर वो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का गुड विकास होता है उसमें, ठीक है। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना सीख जाता है, इसका उसमें विकास होता है। विपरीत परिस्थितियों पर अपने क्रोध एवं आवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसमें क्या होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में अपने क्रोध पर कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। परिवार के सदस्यों को अपने मित्रों को मिलवाना, ये सब अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाए रहेंगे तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है और ये चीज़ें उनमें विकास होती है। वो अपने मित्रों को अपने परिवार से मिलाते हैं, उनका नाम बताते हैं। आपस में मिलजुल कर रहना तथा समय पर उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना, ये सब भावनाओं का विकास होता है। अपनी विभिन्न समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को माता पिता एवं शिक्षक से मिलजुल कर शांत करना, उनका निराकरण करना। मान लीजिए क्यूरियोसिटी है इसको जानने की, उसको जानने की, तो उस तरीके की जो क्यूरियोसिटी होती है वो उसको शांत करने के लिए वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, अपने टीचर से बात करता है। तो इस तरीके की क्षमता का उसमें विकास होता है। बहुत बच्चे होते हैं जो अपने टीचर से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सब क्षमता उसके पेरेंट्स ही तो विकसित करते हैं, पेरेंट्स की वजह से ही तो विकसित होता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, मतलब पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है उसका, पॉजिटिव तरीके से सोचता है। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना, ये सब पेरेंट्स की वजह से ही पॉसिबल है। अगर पेरेंट्स बचपन में ही उसको इस तरीके की बिहेवियर सिखा देते हैं, जैसे छोटा बच्चा यही सब कुछ बचपन में सीख लेता है, क्योंकि 5 साल के अंदर वो बहुत कुछ सीख लेता है, ठीक है। एक बच्चा क्या, एक सामाजिक प्राणी होते हैं हम, तो हम ज़्यादातर अपने परिवेश या अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो वो परिवार में रहकर अपने अभिभावक से ही सीखता है। एंड अभी बात करते हैं कि कुछ जीवन के कौशल होते हैं जो आपसी संबंध को बनाए रखने हेतु अपनाए जाते हैं। ये आपसी संबंध आपके सहपाठी के साथ हो सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम सहपाठी की बात करेंगे, आपके पीयर ग्रुप्स की बात करेंगे कि आपके सहपाठी के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए। तो स्वयं के प्रति जागरूक होना, ये आपके जीवन का कौशल होना चाहिए। अगर किसी के साथ संबंध स्थापित करना है, अपने आप को जानना चाहिए, अपने अपने पॉजिटिव वाइब्स को जानना चाहिए कि हाँ मैं सकारात्मक सोच सकता हूँ। इस तरीके से स्वयं को विषम परिस्थितियों में रखकर सोचना, तो ये जीवन का एक कौशल है। मतलब अपने आप को विषम परिस्थितियों, क्योंकि ज़िंदगी में देखिए कभी ना कभी कोई घटना घटित होती रहती है। तो आप किस तरीके से उस विषम परिस्थिति में, इस वर्स्ट कंडीशन में अपने आप को ढालते हो, एडजस्ट करते हो, वो आपको दिखाता है। जैसे कि अभी कोरोना है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो यही विषम परिस्थिति है कि आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, इसके साथ अपने आप को इस सिचुएशन में ढाल रहे हो, वो आपको दिखा रहा है। आपके जीवन का कौशल ही है, स्किल है आपके अंदर की। एंड रचनात्मक कौशल मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, आप किस तरीके से सोच रहे हो। समालोचनात्मक सोच मतलब क्या, आप चीज़ों में अंतर समझ रहे हो कि क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए सही है, ठीक है। गलत सही की पहचान करना आप जानते हो। तनाव से लड़ना भी एक जीवन का कौशल ही होता है, स्किल ही होती है कि आप स्ट्रेस से लड़ते हो, आप तनाव को दूर करने की सोचते हो। एंड सही निर्णय लेना, आप डिसीजन लेना जानते हो, सही निर्णय लेना जानते हो। परस्पर स्वस्थ व्यवहार मतलब लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना। भावनाओं पर नियंत्रण करना, आपकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उन पर कंट्रोल करना। अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं समझना कि मैं जो चाह रहा हूँ वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं। भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए कि आप किस परिस्थिति में हैं। तो ये भी आपके जीवन के कौशल को दर्शाता है। देन प्रभावी संप्रेषण, मतलब संप्रेषण का मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो होती है, आपके बात करने का तरीका है, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। समस्या समाधान करना, और आप कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो, आप उसको सॉल्व कर लेते हो, तो आपके जीवन के कौशल ही हैं, ठीक है। देन आपका जो मेन टॉपिक था, आपका मेन पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे, वो सहपाठी या साथी संबंध से आशय।
सहपाठी, आप सभी इससे अवगत होंगे कि सहपाठी क्या होता है। सहपाठी जो आपके साथ रहते हैं, जैसे कि आप अगर डीएलएड कर रहे हो तो आपके साथ कुछ लोग रहते हैं। आपके 10 ग्रुप होंगे, आपके ग्रुप में 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, उसमें से आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड को नहीं, आपके बेस्टी भी होते हैं। आजकल तो बेस्टी यूज़ किया जाता है। तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, या और जो लोग होते हैं आपके ग्रुप में, मान लीजिए 10 लोग होते हैं, तो आपके इस ग्रुप को ही सहपाठी कहते हैं या पीयर ग्रुप कहते हैं। कि अगर आप विद्यालय में हो तो आपके साथ 10 लोग रह रहे हैं तो आपके पीयर ग्रुप या आप सहपाठी कहलाएंगे या साथी कहलाएंगे, जो आपके साथ रहते हैं। तो इससे इससे क्या तात्पर्य है, तो उसको डिस्कस करते हैं। कि हेवी घस्ट के अनुसार क्या बोला है कि साथी समूह लगभग समान आयु वाले लोगों के एकीकरण लोगों का एकीकरण है, जो साथ महसूस एवं कार्य करते। देखिए, चाहे वो आप विद्यालय में हो, चाहे आप घर के आसपास हो, आपके एज ग्रुप के, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है एज ग्रुप, आपके एज ग्रुप के ही जो होते हैं आपके सहपाठी होते हैं। तो जो आप उनके साथ कार्य करते हो, मिलजुल कर रहते हो, वो आपके सहपाठी कहलाएंगे। ठीक है। इस प्रकार साथी से आशय है व्यक्ति के उस छोटे अंतरंग हम उम्र का मतलब क्या है कि आपके एज के ही समूह से है, जो नियमित रूप से मिलते जुलते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से कोई भी काम होता करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आपस में मित्रवत होते हैं। तो इस साथ ही विभिन्न क्रियाओं के साथ करते भी हैं, साथ ही विभिन्न क्रियाओं को एक साथ करते हैं। ठीक है। तो आपके सहपाठी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके सहपाठी। जब आपके एज ग्रुप के होंगे, आप उनके साथ मिलजुल कर काम करते हो, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर होता है आपका, तो आपके सहपाठी कहलाते हैं। देखिए, साथी संबंध का तात्पर्य साथी समूह के सदस्यों का आपसी संबंध होता है। संबंध क्या होता है? संबंध आपके रिश्ता होता है आपका। तो साथी रिश्ता से क्या मतलब? साथी संबंध से तात्पर्य है कि साथी समूह के सदस्यों के साथ आपसी संबंध जो होता है वो आपका साथी संबंध कहलाता है। यह संबंध बच्चों के विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के सामाजिकरण में भी सहायक होता है। ये पॉइंट कैसे समझेंगे आप? देखिए, समाजीकरण क्या? मैंने बताया कि हम क्या एक सोशल प्राणी हैं या सामाजिक व्यक्ति हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बिना हेजिटेशन मिलजुल कर रहते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर रहते हैं, तो हमारे में अंदर जो क्या होता है, समाजीकरण का विकास होता है कि हम समाज के योग्य हो जाते हैं, हम समाज में रहने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो आपका समाजीकरण का विकास आपके पीयर ग्रुप के साथ कह सकते हैं, आपके मित्र या आपके साथी के साथ होने से होता है। आपके पीयर ग्रुप जो होते हैं उनसे आपका समाजीकरण विकास होता है। देखिए, आप यहाँ पे सभी एज ग्रुप के, सेम एज ग्रुप के हैं और सभी एक साथ मिलजुल कर बात कर रहे हैं अच्छे से। तो 10 या 5 कोई कितने भी हो सकते हैं आपके सहपाठी। अब हम बात करते हैं साथ के संबंधों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, सहपाठी के संबंध की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए किसी के साथ रह रहे हो तो कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं उन संबंधों की, उसको ध्यान में रखते हैं। हम उम्र साथियों के संबंध अधिक सक्रिय होते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके संबंध बहुत एक्टिव होते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के साथ नहीं होता है। मान लीजिए आप 10 साल के हो, आपके सहपाठी 20 साल के हो, तो ऐसे संबंध नहीं बन पाते, आप हेजिटेट करोगे इनसे बात करने में। लेकिन अगर सेम ग्रुप के होंगे तो आप बहुत एक्टिव होगे, उससे अच्छी तरीके से बात करो बिना हेजिटेशन के। तो इस तरीके से विशेषताएं होती हैं। समूह के प्रति बच्चों की आस्था अधिक रहती है, मतलब अपने समूह के प्रति वो डेडिकेटेड रहते हैं, अपने साथियों के साथ वो पूरा अच्छी तरीके से रहते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। बच्चा समूह के साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श बनाता है। देखिए, इसमें क्या है, बच्चा समूह के साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। देखिए, समूह के साथी जो होते हैं उनके साथ वो किस तरीके से रह रहा है, वही उसका उसका व्यवहार दर्शाता है कि वो उसका नेचर कैसा। ठीक है। तो वो उसका एक व्यवहार दर्शाता है। तो मतलब क्या कह रहा है इसमें कि बच्चा समूह के साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। मान लीजिए कि अगर वो बच्चों के साथ रह रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा, देखिए, कोई ज़्यादा तेज़ है, कोई बहुत तेज़ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसे ग्रुप बना के रह रहे हैं, तो बच्चा इससे कुछ सीख रहा है, इससे ये सीख रहा है। इस तरीके से क्या होता है, नॉलेज ट्रांसफ़र होता रहता है। कोई ज़्यादा क्रिएटिव है
तो क्या होता है, इससे बच्चे के ही व्यवहार में ज़्यादा विकास होता है। तो साथियों के संबंध के कारण सामाजिक गुणों का निर्माण होता है। तो ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे उसकी समाजीकरण का विकास हो। बच्चे की अपने कार्य को संपन्न करने में साथियों से प्रेरणा सहयोग प्राप्त होता है। तो देखिए, साथी संबंध की जो विशेषता है ये बहुत ही मेन है इसमें, कि देखिए जो आपके पीयर ग्रुप हो, आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम जाओ इस कंपटीशन में पार्ट लो, तुम कर लोगे। इस तरीके की विशेषताएं होती हैं। आपको पीछे नहीं, आपको आगे ले जाते कि आपके साथी ऐसे होने चाहिए कि आपको कहें नहीं आपको ये जाना है, आप तुम अच्छा तरीके से कर रहे हो, आपको मोटिवेट करें अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो। तो बच्चों को प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव साथियों से मिलता है। तो हम कह सकते हैं साथी जो होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं, आपके सोशल बिहेवियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड साथियों के संबंध आरंभ में मूर्त रूप के लिए होते हैं, किंतु बाद में किशोरावस्था की समय यह संबंध अमूर्त हो जाते हैं। देखिए, मूर्त का मतलब क्या, प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चे छोटे होते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि उनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं अमूर्त हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है थोड़ा दूरियां आ जाती है, बहुत मेच्योर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा बचपन में जैसा आप दोस्ती बांधते थे वैसा बड़ों पे नहीं होता है, बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता, मेच्योरिटी की वजह से ये होता है। देखिए, आपके सहपाठी किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, आपके कार्य आपके साथ करते हैं, आप पढ़ते हो साथ में, जिसके साथ पढ़ते हो, जिसके साथ खेलते हो, ये आपके सहपाठी होते हैं। तो आपकी तरीके से आपकी क्वालिटी, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, वो भी आपके सहपाठी की वजह से। तो कुछ लोगों के सहपाठी, अगर कंपनी मैटर करती है, देखिए कंपनी बुरी होती है तो वो भी बिगड़ जाते हैं। तो आपके दोस्त ऐसे नहीं, ऐसे सहपाठी नहीं होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट ना करे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं बच्चों के विकास में उसके साथियों की क्या भूमिका होती है। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी बहुत भूमिका होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंस होती है। अगर किसी भी पीयर ग्रुप के साथ रह रहे हो, आपके सहपाठी क्या सामाजिक गुणों के विकास करने में भी आपके मदद करते हैं ये। सॉरी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सॉरी, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ये फ्लिप हो गया था। तो सामाजिक गुणों की विकास करने में आपकी मदद करते हैं, सामाजिक संबंधों को विकास करने में मदद करते हैं, शारीरिक विकास में भी बहुत महत्व है, मानसिक विकास में तो बहुत ज़्यादा होता है कि आपके दोस्त किस तरीके से आपके माइंड को आप ब्रॉड कर रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ आप कार्य कर रहे हो मिलजुल के, किस तरीके से आपको, अगर कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ है किस तरीके से आपको भी वो अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में भी बहुत योगदान करते हैं। भाषाई विकास में कि आप कम्युनिकेशन होता है अगर दोस्तों के साथ, आप बहुत कुछ सीख जाते हो। कौशलों के विकास में भी आपकी उनकी भूमिका होती है सहपाठी की। देन हम बात करते हैं स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा क्यों देना चाहिए। तो स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा, देखिए अभिभावक अपने बच्चों के साथियों के विषय में जानकारी रखें। कैसे, कि उस किस कंपनी के साथ रह रहा है, किस लोगों के साथ, या कह सकते कैसे लोग हैं जिनके साथ वो रह रहा है, ये अभिभावक को जानना चाहिए। अभिभावक साथियों से बातचीत पर का व्यवहार का निरीक्षण करे, जो उसके दोस्त हैं उनका निरीक्षण करे, उनके सहपाठी का निरीक्षण करे। गलत व्यवहार बच्चों को उचित परामर्श दे, गलत व्यवहार पर बच्चों को उचित परामर्श दें। तो संबंध को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है ये बात हो रही है इसमें। विद्यालय के शिक्षक के सभी बच्चे साथी साथियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। अभिभावक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि बच्चे किस लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, ये सब जानना चाहिए। पास पड़ोस के बच्चों की संगत में ध्यान देना चाहिए। बच्चों की उसके साथियों के विषय में समय समय पर बातचीत करना चाहिए। जो बच्चों को बैठा के पूछना चाहिए तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। विद्यालय का वातावरण सकारात्मक पारस्परिक संबंध वाला हो, सकारात्मक पारस्परिक संबंध वाला हो जो आपके साथी संबंध को बढ़ावा देगा। देन बात करते हैं शिक्षक सामूहिक क्रियाओं का आयोजन ना करें। शिक्षक सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करने का मतलब क्या, ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होती है, मान लीजिए ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वो आयोजन करें तो इससे बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे को जानेंगे अच्छी तरीके से। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती है को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। पारस्परिक संबंधों के विकास में मीडिया के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों का ज्ञान कराना।
तो मीडिया किस तरीके से इसमें भी रोल प्ले करती है? पारस्परिक संबंधों के विषय में विकास में मीडिया के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ ज्ञान कराना। मीडिया किस तरीके से आपके सहपाठी या कह सकते हैं कि लोगों को प्रभावित करती है, ये भी एक पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू।